मॉर्निंग। मैं आलोक बिस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग 28 दिसंबर के डेली करंट अफेयर सीरीज देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी देखें और डेली करंट अफेयर्स क्लासेज को फॉलो करें, इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी देखें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो वो सारे वीडियो को देखें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्पेशल पॉलिटी सीरीज का वीडियो मिलेंगे, आप सभी उसे फॉलो करें। इससे आपका पूरा पॉलिटी बेहतर होगा और आपका जीएस रिकॉल होते चले जाएंगे, साथ साथ आपका करंट का भी बेहतर तैयारी होगा और इस तरह से तैयारी करते रहें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। तो अनिल कुमार लाहोटी नए चेयरमैन बने रेलवे बोर्ड का, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये अगर हम बात करें तो बीके त्रिपाठी का स्थान लिया है, तो बीके त्रिपाठी के स्थान इन्होंने लिया और अब रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन हुए, तो अनिल कुमार लाहोटी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत कब तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक बन जाएगा। यानी कि ये रिपोर्ट जारी किया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च और इसने बताया कि भारत कब तक 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 2035, यानी कि 2035 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और साथ ही यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक होगी। तो इसने ये भी बताया कि 2035 में तो भारत 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक बन ही जाएगा, साथ साथ 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की इकोनॉमी इतना बेहतर होगा तो इस तरह से अपने देश के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर हम अभी बात करते हैं कि भारत जो है वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, इकोनॉमिक वाला देश है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 5 वर्ष में भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ एवरेज जो होगा वो 6.4% रहने की उम्मीद है। साथ ही अगले 9 वर्ष में विकास दर भारत का 6.5% रहने का उम्मीद जताया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया। तो इस तरह से काफ़ी गर्व की बात है कि भारत की इकोनॉमी 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और अभी वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च जो है वर्तमान में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के जो मंत्रालय हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण इसके साथ किया। तो इस तरह से राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वर्तमान में देश के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हो जाएगा, अरविंद वालिया इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखना है। और जो है वो आपका ये लेफ्टिनेंट जनरल पद पे है, लेफ्टिनेंट जनरल आपका अरविंद वालिया हैं और यही इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखेंगे। और ये अपना जो है 31 दिसंबर को अपना जो है वो पद ग्रहण करेंगे
और ये ध्यान रखेंगे आप सभी इस क्वेश्चन को। तो इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए अरविंद वालिया। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? तो किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है? तो इसकी स्थापना जो किया गया वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी, सीबीआईसी यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीबीआईसी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा इसका जो है वो स्थापना किया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचना को हल करने के लिए खासकर इसे लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसलिए आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना सीबीआईसी के द्वारा किया गया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे केंद्रीय खेल मंत्री अभी अनुराग ठाकुर हैं और इनके द्वारा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स लॉन्च किया गया। और जो है वो अगर हम बात करें तो इसके लोगों को लॉन्च किया किसने? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसके लोगों को लॉन्च किया गया। और इसके अगर हम बात करते हैं कि इस बार का शुभंकर क्या है, तो जया नाम का एक काला हिरन और विजय नाम का एक बाघ। तो जया नाम का एक काला हिरन और विजय नाम का बाघ जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है, ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो 2018 में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी। और इस बार 2022 में यानी कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो ये क्रम से 5वीं है और इसका आयोजन इस बार मध्य प्रदेश किया जाएगा। जनवरी फरवरी में 2023 में इसका आयोजन होगा, ध्यान रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो है वो लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और वर्तमान में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों लोगों के द्वारा अनावरण इसका किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्रम से कितने नंबर का खेल है? तो आपका पांचवा है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2018 में मोदी सरकार के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इनका संबंध किस देश से है? तो अभी डेविड वार्नर के द्वारा जो है वो डेविड वार्नर के द्वारा 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया गया और यह दुनिया का दूसरा बल्लेबाज बने आपका दोहरा शतक लगाने वाले। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। और यहीं पे आपका डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर दुनिया का दूसरा बल्लेबाज बने, इसलिए काफी चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। अगला प्रश्न है, वोमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड पदक किसने जीता? तो वोमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किसने किया? तो ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो है वो इसका आयोजन जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और यहाँ पर निखत जरीन जो है 1 नंबर ऑप्शन, ये 50 केजी वर्ग के गोल्ड मेडल मैच में अपना स्वर्ण पदक हासिल किया। वही लवलीना बोरगोहेन 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ये दोनों ने गोल्ड पदक हासिल किया है, यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ध्यान रखेंगे
ये दोनों खिलाड़ी का संबंध बॉक्सिंग से है और इसका आयोजन अभी जो है वो भोपाल के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी ने कमेंट किया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पूरा डिटेल से हम लोग इसका चर्चा किए हैं स्पेशल पॉलिटी सीरीज में। तो आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप जाकर एक बार पॉलिटी के जो वीडियो गए हैं, पॉलिटी में जो भी वीडियो गया है आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसके पूरे पॉलिटी को एक बार देखें। इससे आपका पूरा पॉलिटी रिकॉल होगा और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब आपसे पॉलिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वहाँ पर हम लोग डेली 5 आर्टिकल देखते हैं और 5-5 करके जो है वो लगभग आर्टिकल को वहाँ पर किया जा चुका है। तो आप करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा 12। मूल संविधान में अगर देगा तो 8 ही थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है आज के लिए आप कि सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिख संप्रदाय, जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हुए थे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो आप सभी से उम्मीद रखता है कि आप सभी देखेंगे तो कमेंट करेंगे, तो आप सभी इसे करें, इससे काफ़ी फायदा होगा। और आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सब क्लास को जितना हो सके शेयर करते रहें। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं रुकना चाहिए और क्लास का आनंद लेते रहें, आप अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे से। आज यहीं तक रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।